नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीवन की मौलिक इकाई, यह हमारा चैप्टर जैसा आप जानते हैं चल रहा है और हम लोगों ने इस चैप्टर का जितना एक हमारा सिलेबस था वो हमने कवर कर लिया। नाउ आज जो हमारा सेशन है वो है प्रश्न और उत्तर का। हमारे बहुत से प्रश्न हैं जो आपने देखा होगा आपके जब टॉपिक्स हम कवर कर रहे थे उसके बाद थे, और आपके चैप्टर के एंड में भी कुछ प्रश्न थे। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने आपके बुक में प्रश्न है वो सारे उत्तर हम आपको, उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको आपके साथ हम डिस्कस कर पाए। तो आज जो सेशन है इसमें हम थोड़े से प्रश्न और उत्तर ले रहे हैं और फिर हमारे एक दो और सेशंस होंगे प्रश्न और उत्तर की। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, वो है कोशिका की खोज किसने और कैसे की। बच्चों, कोशिका की खोज जैसा हम जानते हैं किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जो मैं जब पढ़ा रही थी तब भी आपसे कहा था ये नाम याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बात तक पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। मीन्स बात तक मीन्स है जब आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम आज का उत्तर देख रहे हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी रचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। याद है, ये हम लोगों ने करा था, मैंने आपको कॉर्क भी दिखाई थी। इन प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका लैटिन शब्द का अर्थ है कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ठीक है, तो जितना हमने एक कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा था हमने वो सब इस जो ये प्रश्न था इसमें हमने उत्तर दे दिया। अब हमारा सेकंड प्रश्न आ रहा है, कोशिका को जीवन का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो ये हम इसका उत्तर कैसे देंगे। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। क्योंकि हमारा अगर हम कोशिका का एक रोल देखें, सेल का एक रोल देखें तो क्या है, ये सारा उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि हमने जो एक छोटे छोटे सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका अपना एक फंक्शन होता है, और वो जो फंक्शन कर रहे हैं जैसे प्रोटीन्स का बनाने का कर रहे हैं हमने, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ सरफेस वाला देखा था, और फिर हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो ये सारा जो एक जीवन का जो एक चलाने का जो एक कार्य होता है जिसके कारण हमारी ये शरीर की डिफरेंट जो हमारे एक्शंस चल रहे हैं अंदर जो इंटरनल चल रहे हैं, तो कोशिका के ऑर्गेनेल्स जो हैं वो उसके लिए एक डिपेंडेंट है। उनके वो जब कार्य कर रहे हैं तभी हमारा वो एक सेल पूरा फंक्शन कर रहा है, और जब इस टाइप से सारे सेल्स मिलकर फंक्शन कर रहे हैं तो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, वो कोशिकांग जिनको हम इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, उनके कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। तो अगर हम देखें हमारा शरीर जो है वो कोशिका से बना है, और कोशिका किनसे बनी है, कोशिका कोशिकांगों से बनी है। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। तो हमने ये देखा था कि हमने परागण की जो एक ऑस्मोसिस का क्रिया पढ़ी थी, विसरण की क्रिया पढ़ी थी, उसी के बारे में हमें बात करनी है। तो कोशिका में CO2 अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता
कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तरण द्वारा कोशिका को कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। CO2 एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले उन्होंने CO2 तथा पानी की बात कर रही है, तो यहाँ पे हम CO2 की बात कर रहे हैं कि जब हमारा सेल के अंदर, ये हमने तब भी पढ़ा था, मैं एक बार आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ, कि जब हमारे सेल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ है सांद्रता जब ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है बाहर के एटमॉस्फेयर से, और बाहर कम होती है, तो वो ज्यादा से कम की ओर वो उसका एक बहाव चलता है। तो और ऐसे ही ऑक्सीजन जब सेल के बाहर ज्यादा होती है, अधिक होती है, सेल के अंदर कम होती है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर सेल में जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं पानी का भीतर तथा बाहर जाना परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। हमने यहाँ पे एक बार परासरण को आपको फिर से इसका जो डेफिनेशन है वो बता दी है कि जब झिल्ली के द्वारा पारगम्य झिल्ली, जिसको हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके द्वारा जब एक पानी अंदर जा रहा है, जल अंदर जा रहा है, उसको हम परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस कारण परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। और ये सारा जो है हमने जब टॉपिक कर रहे थे इससे रिलेटेड पूरा हमने इसको डिस्कस करा था डिटेल में। अगर अभी आपको ये कुछ समझने में कठिनाई हो रही है तो मैं कहूंगी कि जो ये वाला स्पेसिफिक ये वाला सेशन आप देखिए, तो आप हम प्रश्न कर रहे हैं, उसके उत्तर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये अभी हमें उत्तर समझ में नहीं आ रहा, तो आपके पास ऐप है, आप वो अपना चैप्टर चूज करें, सेशन चूज करें और वो वाला फिर से देखें, तो एक बार फिर से सुनेंगे तो शायद आपको और क्लियरिटी हो। तो ये सारे थोड़े से आप को 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा। एक और जो प्रश्न है वो है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। अब देखिए, हमने वही तो पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। तो मीन्स ये नहीं है कि जो अंदर आना चाहे उसे आने दे, तो ये समझ लीजिए एक गार्ड का काम करती है। जैसे होता है ना कि आपका कुछ ऐसा फंक्शन चल रहा है जिसमें आप कहते हैं सिर्फ यही लोग अंदर आने के लिए आ सकते हैं और नहीं, आपके स्कूल के बाहर भी गार्ड होते हैं, तो स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर्स या जिनको बहुत स्पेसिफिक काम है वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कोई रास्ता चल रहा है वो अंदर आ जाए, गार्ड उनको रोकता है। इसी प्रकार जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, वो जो पदार्थ हमें अंदर नहीं चाहिए या जिनकी बहुतायत हो गई है तो वो रोकती है, और फिर धीरे धीरे जो एक काम की चीज है वो उनको अंदर आने देती है। एक और जो प्रश्न आ रहा है वो है, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें आप आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एक अपना आनुवांशिक पदार्थ, एक हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो उसमें होता, एक हमने पढ़ा था प्लास्टिड, इनमें अनेक आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि उन्होंने कहा 2 ऐसे अंगकों का, है ना, और एक हमने, और मेन जो हमारा होता है जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, वो हमने पढ़ा था न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है ना। तो लेकिन हमें अंगकों के बारे में बोलना है तो हमने 2 के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। फिर आपका एक और प्रश्न आता है, ये देखिए, ये है रिक्त स्थान भरिए, और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का दे रखा था। तो ये मैंने आपकी बुक से उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाला है, जैसे आपको एकदम क्लियर हो जाए हम कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने आकार को यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि ये छोटा और ये थोड़ा बड़ा होता है।
केंद्रीय क्षेत्र के बारे में हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है और इसे केंद्रकाय कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये और उसे फिर यहाँ पे आ जाएगा केंद्रकाय। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ ये लिखा है केंद्रकाय। फिर हमने जो क्रोमोसोम एक होता है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में देखिए उन्होंने साइज को दे रखा है, फिर केंद्रीय क्षेत्र को उन्होंने क्लियर बता रखा है, सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा रहता है। अब क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फोर्थ पॉइंट दे रखा है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित। यहाँ पे हम जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो ये एक मैं कहूंगी तो इसमें मैं एक आपको ये बात बताना चाहूंगी, अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का आपको कंपैरिजन करने के लिए आए तो आप ये क्या है, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा एक है कि ये एक टाइप से आपका प्रश्न है, लेकिन जो इसका थोड़े से जो पार्ट आपको आंसर देने हैं वो आपने पूरे अगर नोट कर लिए एक साथ, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का बीच में कंपैरिजन भी आप ये सारे पॉइंट्स मिला के लिख सकते हैं। फिर हमारा एक और प्रश्न वो है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या हो? तो यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका श्वसन, व्यर्थ पदार्थों को साफ करना, नए प्रोटीन बनाना, पोषण प्राप्त करना आदि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तथा कोशिका मृत हो जाती है और इसे लाइसोसोम पाचित कर देता है। तो लाइसोसोम का यही कार्य है। अब हम जो कह रहे हैं कि भौतिक प्रभाव के कारण, तो भौतिक जैसे आपकी चोट लग गई, आपका कुछ स्किन में कुछ डैमेज हो गया, तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि ये एक आपका घाव हो जाता है तो वो कोशिकाएं डेड हो जाती है। तो जब कोशिकाएं डेड हो जाती हैं तो क्या है, क्योंकि ये तो अगर कहें हम एक लिविंग मैटर है तो वो अंदर ये नहीं ऐसा, अगर उसका ऊपर एक प्रोसेस नहीं होगा, उसे नष्ट नहीं किया जाएगा तो और एक क्या कहें नुकसान वाली चीज हो सकती है। तो इसलिए लाइसोसोम्स का ये कार्य होता है कि जब कोई कोशिका ऐसे एक मृत हो गई है या वो फंक्शन नहीं कर रही है तो लाइसोसोम उसे खा लेते हैं, उसे पाचित कर लेते हैं, उनका एक कहें रिसाइकिल हो जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं, ये अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो यहाँ पे आत्मघाती का अगर हम देखें, हम आपने जरूर सुना होगा आत्मघाती हमला, उसका क्या अर्थ है कि वो ये नहीं है कि वो दूसरे पे कुछ नुकसान वाली चीज जिससे नुकसान हो सकता है, बम टाइप का कुछ थ्रो कर रहे हैं, वो अपने को ही बर्स्ट करते हैं। तो इसी प्रकार जो आपके लाइसोसोम्स हैं, तो वो जब कोशिका मृत हो जाती है, किसी कारण क्षति होती है और उसको एक उन कोशिकाओं को एक फिनिश करना होता है तो वो खुद फट जाते हैं। और जब वो खुद फटते हैं तो वैसे उनके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं जो कोशिकाओं का एक कहीं डाइजेशन कर पाते हैं। तो वो जब खुद बर्स्ट हो रहे हैं, स्वयं एक करे फट रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं उनको आत्मघाती थैली। और ये बहुत ही एक कहीं इंपॉर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसी ही ये भी लाइसोसोम्स का आत्मघाती थैली, ये भी एक आपको नाम याद रहना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग है जब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा जो आज का प्रश्न है वो है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम किस पर प्रेजेंट है, जरा रिवाइज कर लीजिए।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, है ना। और जब हम ये जो होता है ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स होते हैं वो रफ सरफेस वाला कहलाता है ना, RER। तो ये और इसको अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नहीं याद आ रहा तो आप ER पढ़ा था ना, तो ऐसे आप कहीं ना कहीं से कुछ लिंक बनाएं और उसको याद रखें। तो बच्चों आज हमने एक पार्ट करा आपके प्रश्न और उत्तर का, जो आपके चैप्टर के बीच बीच में प्रश्न थे। इसके बाद भी मेरा एक और सेशन होगा जिसमें हम और जो आपके प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे और आप इन प्रश्नों को समझते जाएं। कोशिश हम ये हमेशा कर रहे हैं कि थोड़ा आपको रिलेट करें, जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या हमने समझा था जब हम ये उत्तर पढ़ रहे हैं। और मैंने जैसा पहले कहा था, अगर कुछ आपको लगता है समझने में डिफिकल्टी तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपना जो सेशन देखें, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और हमें समझना है, कहीं हमारा कोई एक क्वेरी या क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी हमें नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझसे ये जो ऐप है आपका आस ऐप जिसके थ्रू आप मेरे सेशंस देख रहे हैं उसके थ्रू आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हम फिर आपको और समझाएंगे। तो अगले सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।